खैर, केईआई इंडस्ट्रीज के सीएमडी अनिल गुप्ता सर स्क्रीन पे इंट्रोड्यूस पहले ही करा चुका था, आप लोगों को उनसे रूबरू करा चुका था। नतीजे रखिएगा स्क्रीन पे। अनिल सर, बढ़िया, आय में 23% का जंप, ये लार्जली इनलाइन था। स्ट्रीट ऐसा मान के चल रही थी कि आय इतनी बढ़ेगी, पर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस स्ट्रीट की, मैंने एक एक्सपेक्टेशन वाली प्लेट भी रखी, तो नतीजा आपके सामने आ गया। Q1 ओवर Q1 ईयर ऑन ईयर, एक एक्सपेक्टेशन वर्सेस एक्चुअल डिलीवरी वाली प्लेट है, वो आ गई स्क्रीन पे। ये देखिए, तस्वीर बदलती है ऑपरेशनली। स्ट्रीट क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, इबीटा क्या ग्रोथ आई, 53% की मार्जिन्स में तगड़ा एक्सपेंशन। गुप्ता सर, ये अच्छा, अब तो खैर मैप करते करते आदत सी हो गई, काफी सारे मूविंग पार्ट्स हैं। ये ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में मदद किसने करी? प्रोडक्ट मिक्स आपके फेवर में था, ऑपरेशनल एफिशिएंसीज आपके फेवर में आई, या ऐसा हुआ कि रॉ मटेरियल कॉस्ट कूल ऑफ हो रही थी? इबीटा की ये 50% की ग्रोथ के पीछे का एक्सप्लेनेशन क्या है? देखिए, इबिटा जो है रफली 1%, 1 से 1.25% के करीब एक्सपेंड हुआ। और इसका मेजर कारण था ऑपरेशनल एफिशिएंसीज एंड इम्प्रूव्ड लेवल ऑफ ऑपरेशंस, मींस इंक्रीज्ड रेवेन्यू। और दूसरा, मैं पिछले 2-3 साल से लगातार कह भी रहा था कि हम कोशिश कर रहे हैं कि अपना इबिटा मार्जिन्स को 1% से इम्प्रूव करें, और इसमें डोमेस्टिक मार्केट्स और एक्सपोर्ट मार्केट्स दोनों की भूमिका रही। तो अब मैं एग्जैक्ट कारण तो नहीं बता सकता, बट मोटा मोटी यही है कि ऑपरेशनल एफिशिएंसीज, हायर लेवल ऑफ रेवेन्यूज एंड कॉस्ट कंट्रोल, चाहे वो परचेज हो या खर्चे हो। गुप्ता सर, ये सब तब हो रहा है जब ग्लोबली कॉपर की, एल्यूमिनियम की प्राइसेस में बहुत शार्प स्विंग्स देखने को मिलते हैं, ग्लोबल सप्लाई चेन के अपडेट्स पे, वो मैक्रो अनसर्टेनिटीज के बीच में। क्या केईआई इंडस्ट्रीज कैसे बच पाता है इससे? क्या आप लोग हेज करते हो अपने आप को? देखिए, हम लोग नेचुरल हेज की पोजीशन में रहते हैं। हम लोग हर महीने एवरेज एलएमई बुक करते हैं, चाहे वो कॉपर की हो और एल्यूमिनियम की हो, जितना हमारी कंजम्पशन है। तो अगर हम एक ही परचेज पॉलिसी को रखेंगे तो मोटा मोटी पूरे साल में कभी कम होगा, कभी ज्यादा होगा। तो जो अप डाउन्स के जो फैक्टर्स हैं वो रेवेन्यू से निकल जाते हैं, क्योंकि जब मेटल बढ़ता है तो 4 महीने बाद घटता भी तो है। तो अगर आज आपने किसी चीज पर ज्यादा प्राइस दिया तो 4 महीने बाद आपको रिकवर हो जाएगा। तो इसीलिए क्वार्टर टू क्वार्टर कभी कभी इबिटा मार्जिन्स में थोड़ा आधा 1% का गैप आता है और डिफरेंस आता है, और वो एक्सप्लेनेबल होता है। कई सारे मूविंग पार्ट्स जब मैंने कहते तब एक एक करके आऊंगा। खैर, सही है, हर महीने की शुरुआत में आसान शब्दों में एलएमई पे हेज कर लेते हैं पूरे मंथ के हिसाब से। तो अब पूरे साल का ऐसी प्रोसेस चलता रहता है, तो कुछ क्वार्टर्स कमजोर प्राइसेस, कुछ क्वार्टर्स ऊपर के प्राइसेस, तो ब्यूटीफुली अपने आप को नेचुरली हेज कर रहे हैं इस रूट के थ्रू। अच्छा गुप्ता सर, जब मैंने कहा था मल्टीपल लीवर्स, एक वो था कि अपना लास्ट टाइम चर्चा हुई थी हाई वोल्टेज केबल्स, क्या एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज EHV केबल्स। अच्छा, जब मैं नंबर्स देख रहा था, डोमेस्टिक वायर एंड केबल्स की ग्रोथ 29% की, EHV केबल्स में 48% का साल दर साल उछाल देखने को मिल रहा है। पहले तो ये डोमेस्टिक रेवेन्यूज का EHV केबल्स कितना कंपोनेंट है, कितना कंट्रीब्यूट करता है, और यही सबसे बड़ा मार्जिन कैटलिस्ट बन रहा है इस समय आपके लिए? जी नहीं, मार्जिन कैटलिस्ट तो ओवरऑल परफॉर्मेंस है इसमें, क्योंकि EHV केबल का जो प्रोपोर्शन है पूरी सेल में, आप देखेंगे 5-6% है। तो वो इतना बड़ा कैटलिस्ट कभी नहीं बन सकता कि आपके पूरे बिजनेस के रेवेन्यू पर आपको 1-1.25% की बढ़त बना दे। तो जहां तक इसमें रेवेन्यू जंप का सवाल है, वो काफी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। किसी क्वार्टर में ये काफी जंप हो जाता है बिकॉज प्रोजेक्ट्स एकदम खुल जाते हैं और मटेरियल्स इमीडिएटली डिस्पैच हो जाता है। कुछ क्वार्टर्स में कभी कभी हमने देखा है कि साइट कंडीशंस की वजह से माल डिस्पैच नहीं हो पाता। तो क्योंकि ये जो केबल्स हैं ये कहीं पे स्टोर नहीं की जा सकती, साइट पर जाती हैं और सीधा ले हो जाती हैं जमीन के अंदर, क्योंकि बहुत बड़े बड़े ड्रम्स होते हैं ये। पता नहीं, मुझे याद नहीं पड़ता, कई क्वार्टर्स पहले, कुछ साल पहले गुप्ता सर से चर्चा हो रही थी, तब उन्होंने कहा था रिटेल पे तवज्जो बढ़ा रहे हैं।
भाई साहब वो रिटेल एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स रखिएगा, वो वॉक तो टॉक वैसे ही आपको आंकड़े दिखेंगे FY24, 25, 26 और अब बढ़ते बढ़ते Q1 में एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स रिटेल का कंपोनेंट बढ़ के 59% पे आके खड़ा हुआ है। खैर गुप्ता सर, ये रिटेल का कंपोनेंट बढ़ना मतलब पहले तो ये B2C रिटेल ग्रोथ किस तरह से होल्ड अप कर रही है इंस्टीट्यूशनल B2B के सामने, और हमसे ज्यादा वसूलते हैं तो मुझे पता है आप, डिफरेंशियल क्या होता है मार्जिन में इंस्टीट्यूशन और रिटेल के बीच में? देखिए, B2C सेल्स से हमें एक एडवांटेज मिलता है कि हमें हमारी कस्टमर तक रीच बढ़ जाती है, बिकॉज दूर दराज के इलाकों में जहां पर डायरेक्टली हमारी सेल्स टीम्स नहीं पहुंच सकती, वहां डीलर पहुंच जाते हैं। डीलर हर तरह की सर्विस देते हैं कस्टमर को, चाहे वो क्रेडिट हो या एक्सटॉक डिलीवरी हो, जो कंपनी कभी भी उतनी सर्विसेज में उतना एफिशिएंट नहीं हो सकती। एक तो ये बात हुई। दूसरा, एक ऑब्जेक्टिव भी है हमारा कि हमें B2C को बढ़ाना है, और पिछले कई सालों में हमने हमेशा एक कोशिश की है कि हमारा जो डीलर एंड चैनल नेटवर्क है वो बढ़े, जिससे हमारा जो है इनडायरेक्ट सेल्समैन हमारे बढ़ जाएं। जो प्रैक्टिकली हमने देखा है, इसमें मार्जिन्स में ज्यादा फर्क नहीं होता है। एक मार्जिन्स में एक ही फर्क होता है कि इसके अंदर कैश फ्लो बेटर आता है, बिकॉज डीलर अपना भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं और हम उनको चैनल फाइनेंस के थ्रू फाइनेंस कराते हैं, तो उसका बहुत बड़ा फर्क आता है आई मीन कैश फ्लोज के ऊपर और क्रेडिटर डेटर्स डेज के ऊपर। अच्छा, मार्जिन आपने सही कहा, बढ़ के सर आए एबिटा मार्जिन अनिल सर 12% पे। ये 12% का रन रेट क्या सस्टेनेबल है बचे हुए FY27 के लिए? ये 12% क्या नया फ्लोर मान लूं कि ये इंडस्ट्रीज के लिए? रेंज मैं बता सकता हूं कि हम कोशिश करेंगे कि 11 से 12% के, पहले हम हमेशा अपना रेंज बोलते थे 10.5 से 11%। अभी हम 11 से 12% की रेंज में हमारा EBITDA मार्जिन रहने की उम्मीद है पूरे साल में। तो मैं एग्जैक्ट नंबर तो कोई भी गारंटी नहीं कर सकता। तरफ से एफर्ट डाल सकते हैं, हमने अपना होमवर्क कर रखा है कि हम इस रेंज पे रखने की कोशिश करेंगे, बाकी देखते हैं। ठीक बात। पता है इस बार की प्रेजेंटेशन में आपकी टीम ने 15 साल की जर्नी मैप करके दिखाई रिजल्ट प्रेजेंटेशन में। KEI क्यों एक बड़ा मल्टीबैगर बना था, उसके पीछे के रीजन है भाई। 15 साल में आय का CAGR 17% का, EBITDA का CAGR 20% का, तो फिर इसी का इंपैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी का CAGR कहीं ज्यादा, और इसीलिए बाजार क्योंकि सॉलिड ग्रोथ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई, प्रॉफिटेबिलिटी और स्ट्रॉन्गर थी, खूब वैल्यूएशन मल्टीपल्स मिले, खूब स्टॉक में उछाल देखने को मिला। गुप्ता सर, अब तो हम मैच्योर्ड है काफी, अब तो हम डरते भी नहीं है इंडस्ट्री में कंपटीशन आता है तो। लास्ट टाइम आपने कहा तो और बड़ा अच्छी बात है। अब जहां आके खड़े हुए हैं हम रिटेल निवेशक, किस तरह की ग्रोथ यहां से पेंसिल इन करें? एक बात हो जाती है कि वो बेस छोटा था जिस पे हमने ग्रो करा था, आज हमारा बेस मैसिव हो चुका है। अब आपके नया आउटलुक क्या है आने वाले सालों के लिहाज से? किस तरह की रेवेन्यू और EBITDA का CAGR एक्सपेक्ट करूं? यही रन रेट रिपीट होता हुआ नजर आएगा क्या? एज ए प्रोजेक्शन मैं अगले 3 से 4 साल में 20% के करीब CAGR ग्रोथ एक्सपेक्ट करता हूं ईयर आफ्टर ईयर। और देखिए, मानता हूं कि बेस बड़ा है, लेकिन कंट्री में इन्वेस्टमेंट का बेस भी, कैपेक्स का बेस भी बहुत बड़ा हो गया है। सिमिलरली दुनिया में कैपेक्स का बेस बहुत बड़ा हो गया है, स्पेशली एनर्जी सेक्टर में, डाटा सेंटर्स में। तो मुझे नहीं लगता है कि हमें इस ग्रोथ में 20% प्लस CAGR ग्रोथ में अगले 4 से 5 साल कोई प्रॉब्लम आएगी। 20% रेवेन्यू ग्रोथ है ना? रेवेन्यू ग्रोथ। और EBITDA मार्जिन आप कह रहे हो एक्सपैंड करोगे, तो मैं एक्सपेक्ट करूं उससे बेहतर EBITDA ग्रोथ होगी, है ना? बिल्कुल। अरे वाह, इसे कहते कन्विक्शन। गुप्ता सर ने जो ग्रोथ डिलीवर करी थी उससे बेहतर ग्रोथ आने वाले समय में डिलीवर करके देंगे। एटलीस्ट 4-5 साल की कहानी तो यही बता रही है। गुप्ता सर, थैंक यू सो मच CNBC आवाज के लिए वक्त निकालने के लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक के